Hello everyone, welcome to our English class. Students, today we will do another topic of grammar, that is transitive and intransitive verb. In this we'll learn that which kind of verb is called transitive and which kind of verb is called intransitive. In which along with this we'll learn about helping verb, which are also called auxiliary verb. Then we'll learn about main verb, which is our action word. Then we'll also understand the concept of object, that which part of the sentence or which part of the predicate, subject predicate आप लोगों ने किया था ना, तो in this we'll learn that which part of predicate is called object, and we'll also understand the concept of direct and indirect object. Students, listen to this video very carefully because it will be helpful for you to understand the concept of passive voice, क्योंकि वहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक होगा आपका, दैट विल ऑल्सो बी वेरी क्लियर टू यू. सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. First of all is, what is transitive verb? It is written here. A transitive verb is an action verb that has a direct object. अब transitive verb कौन सी होती है? वो verb होती है, वो action verb होगी जिसका क्या होगा? एक object होगा. And transitive verbs are only action verbs, not the helping or linking verbs. अब इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट तो हम बाद में करेंगे. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्शन वर्ब एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सो बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेन वर्ब और द एक्शन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब. एज आई टोल्ड यू दैट ट्रांजिटिव वर्ब आर ओनली द एक्शन वर्ब. अब ये एक्शन वर्ब क्या होगी? व्हाट आर एक्शन वर्ब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन? एक्शन मीन्स कोई काम, एनी वर्क. तो द वर्ड इन द सेंटेंस दैट क्लियरली शोज एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड आवर मेन वर्ब या एक्शन वर्ब. ठीक है बेटा, वर्ब को हम, वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड action word. Verb is also called action word. Now what is an action word? Sentence में वो word that tells us about any kind of work, जो हमें काम के बारे में बताएगा, उस word को हम क्या बोलेंगे? action word बोलेंगे. और वही word, वही एक्शन वर्ब क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. शी cuts an apple. I play football. She is a girl. So here I have written three sentences. The first one is she cuts an apple. The second one is I play football. And the third one is she is a girl. अब मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब है, वो क्या करती है? वो हमें किसी ना किसी काम के बारे में बताती है. तो सोचो कि फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कंसेप्ट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियोज़ इन आवर फर्स्ट चैप्टर. तो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ द डूअर इन द सेंटेंस, जो कोई काम करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो हियर आवर डूअर इज शी. अब शी काम क्या कर रही है? जस्ट लुक एट इट, दैट व्हाट शी इज डूइंग. शी इज कटिंग एन एप्पल. शी कट्स एन एप्पल. तो शी ने काम क्या किया? शी ने कुछ काटा, शी ने कुछ कट किया. तो यानी
यहाँ पर हमारी मेन वर्ब क्या है, दैट इज कट्स। ओके, क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रहा है, ये एक काम को दिखा रहा है जो हमने या जो शी ने किया है। सेकेंड सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल। हियर आवर सब्जेक्ट इज आई, व्हाट आई इज डूइंग, अगेन डूइंग वर्ड हमारा क्या है, काम क्या कर रहा है, आई प्ले, आई खेलता है, तो दिस इज आवर मेन वर्ब। In the third sentence, she is a girl. What is our subject? She. This is our subject. अब बेटा ध्यान से देखो, क्या इस सेंटेंस में she कोई काम कर रही है? Is any action or any work is done by she? ध्यान से देखेंगे, she is a girl. क्या she ने कोई काम किया? No, she ने कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ she हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हम she के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में कोई काम वाला शब्द नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमें एक्शन बता रहा हो, जो हमें काम के बारे में बता रहा हो। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो मेन वर्ब का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। वो वर्ड जो हमें कोई भी काम बताएगा, एनी वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन, द वर्क दैट इज डन, दैट इज कॉल्ड आवर मेन वर्ब। सेकेंड हमने किया था helping verb. Now what are helping verb? Helping verbs are those verbs which help us to complete the sentence. As I told you that our subject is either a doer, या तो वो कोई काम करेगा, और we are just talking about that subject, हम उस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस समय हो सकता है कि हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब, मेन एक्शन ना हो। जैसे मैंने एक लास्ट सेंटेंस लिखा था अभी, शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो है शी, दिस इज प्रेडिकेट, बट देयर इज नो मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो ये शी है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये कोई काम नहीं कर रहा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट द सेंटेंस, in this sentence, this word is our helping verb. Okay, so in every sentence there will surely be a verb. कोई भी sentence without verb complete नहीं हो सकता। It will either has this main verb or the helping verb, or it may have both. ठीक है बेटा, ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा है, शी इज़ अ गर्ल, इसमें सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे भी सेंटेंस हो गए जिसमें सिर्फ मेन वर्ब होगी, जैसे हमने पीछे देखे थे, शी कट्स एन एप्पल, ओके, आई प्ले फुटबॉल। और सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं विच मे हैव बोथ हेल्पिंग एज वेल एज मेन वर्ब, लाइक दे आर playing. So here they is our subject. अब इसमें काम क्या हो रहा है, दे क्या काम कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं, तो दिस इज आवर मेन वर्ब। खेलना एक एक्शन है ना, तो दिस इज आवर मेन वर्ब। बट हेयर वी आर ऑल्सो हैविंग अ हेल्पिंग वर्ब। सो इन दिस वे अ सेंटेंस मे हैव ओनली helping verb, only main verb, or it may have both. उसके बाद अब इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब में और कौन कौन से वर्ड आते हैं वो देखेंगे। मेन वर्ब तो आपको समझ आ गई होगी, एनी एक्शन, स्लीप, प्ले, ईट, सिंग, डांस, जंप, sit, walk, cut, all these are the main verb. इसमें इन सभी words में क्या है, all these words are showing some action, showing some work. But in helping verb, no work, it does not show any work. So some of the helping verbs are
is, am, are, was, were, will, shall, has, have, ये सभी क्या हैं? ऑल दीज आर आवर हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप बेटा कि आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से देखेंगे जो हमने डेफिनेशन रीड की थी। तो हमने देखा था कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब। तो अब आप सबको क्लियर हो गया एक्शन वर्ब क्या होता है। दैट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ओनली एक्शन वर्ब नॉट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग हमने देखा है कि कौन सी वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब या मेन वर्ब क्या बोलते हैं, हम इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, एंड कौन सी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट दैट वी नीड टू लर्न। फॉर दैट लेट्स मूव अहेड। What is a direct object? To understand this concept, a direct object is a noun or pronoun that names the receiver of a verb section. तो सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, whatever the subject does, उसको रिसीव किसने किया, Who is the receiver, यानी ये जो एक्शन हुआ ये किसके ऊपर हुआ। तो जिसके ऊपर वो एक्शन होगा दैट नाउन और प्रनाउन विल बी आवर ऑब्जेक्ट। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल ईदर बी अ नाउन और प्रनाउन। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट को कि वेदर दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ अ ऑब्जेक्ट और नॉट। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से देखेंगे। इट विल ऑलवेज फॉलो द एक्शन वर्ब। हमेशा किसके बाद आएगा, एक्शन वर्ब के बाद आएगा। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा कि उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, हमेशा एक्शन वर्ब के बाद आता है। तो इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में अगर जो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो कौन सी वर्ब होगी, पक्का वो मेन वर्ब होगी। इट कैन नॉट बी अ हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड थिंग, टू फाइंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लुक एट द एक्शन वर्ब एंड आस्क व्हाट और whom। जब आप सेंटेंस रीड करोगे और सेंटेंस में वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होगा उनमें से इफ इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom, अगर आप वर्ब के लिए वर्ब के साथ आफ्टर द वर्ब जो भी वर्ड यूज़ हुए हैं उसके लिए इफ़ यू कैन मेक अ क्वेश्चन फॉर व्हाट और whom, देन इट इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे। दैट मंकी लव्स बनाना। नाउ हियर द सेंटेंस इज दैट मंकी लव्स बनाना। दैट मंकी इज़ योर सब्जेक्ट। व्हाट द मंकी इज डूइंग, मंकी का एक्शन क्या है, दिस इज़ योर मेन वर्ब कि The monkey loves something, it loves something. What does monkey love? monkey को क्या अच्छा लगता है। अब अगर हम यहाँ से बनाना को कट कर दें and I'll tell you to make a question for this word, this banana, then what will you ask? That what does monkey like या what does monkey love? monkey को क्या पसंद है, monkey को क्या अच्छा लगता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, what। तो इसका मतलब दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। सो हियर आवर सब्जेक्ट इज दैट मंकी। व्हाट इज द मेन वर्ब, लव्स, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, मंकी को क्या पसंद है, व्हाट इज द रिसीवर, दैट इज बनानास। सो बनानास इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लुक एट द सेकेंड सेंटेंस। द टीम्स न्यू रोस्टर इंक्लूडेड कार्लोस। यानी एक जो टीम है उसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है। तो हियर द टीम्स न्यू रोस्टर इज योर सब्जेक्ट। व्हाट वर्क दे हैव डन, इंक्लूडेड, उन्होंने कुछ इंक्लूड किया, उन्होंने काम क्या किया, इंक्लूड किया। तो दिस इज आवर मेन वर्ब।
क्या इंक्लूड किया या किसे इंक्लूड किया. तो here the name of any person is given, that is Carlos. तो हमने पीछे देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल आंसर द क्वेश्चन either what or whom. So in the first sentence it was answering the question what, and in this example it is answering the question whom. किसे इंक्लूड किया. एक्शन वर्ब इज इंक्लूडेड, द रोस्टर इंक्लूडेड whom, तो whom क्वेश्चन बना, तो आंसर इज कार्लोस. सो कार्लोस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. In this way we can find out that whether the subject or the sentence has transitive verb or intransitive verb. अब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट भी होता है. अभी तो हमने डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने देखा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, वो वर्ड जो व्हाट या whom यानी क्या या किसे. व्हाट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या, और whom को किसे. अगर ये दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो हमारी कौन सी ऑब्जेक्ट होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी. बट इन अ सेंटेंस वी मे हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आल्सो. नाउ व्हाट इज दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. समटाइम्स एन एक्शन वर्ब विल आल्सो हैव एन indirect object. An indirect object tells to what or whom और for what or whom. अब आप सोचेंगे कि इसमें भी तो what और whom ही है, लेकिन बेटा अगर आपने ध्यान से देखा हो तो there was only what and whom, लेकिन यहाँ पर what और whom के साथ to और for भी लगा है. ठीक है, यानी कि जब ये बताया जाए कि काम किसके लिए हुआ, जब बता रहे हैं काम किस पर हुआ, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, तब आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन जब बताया जाएगा कि फॉर whom दैट वर्क इज डन, वो काम हो किसके लिए रहा है, आपने कोई चीज़ ली. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ. आई bought a pen for you. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई ने काम क्या किया, कुछ खरीदा. बॉट, तो दिस इज़ योर मेन वर्ब. अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं. ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव होगी. हमने कहा था आस्क द क्वेश्चन व्हाट, जो भी बाद में सेंटेंस के बाद वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा उसके लिए वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट और whom. तो उसने क्या खरीदा या किसे खरीदा. किसे खरीदा तो नहीं दिया, क्या खरीदा वो दिया है ना, पेन खरीदा. तो दिस इज आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको आंसर करेगा, टू whom या फॉर whom, यानी किसके लिए. तो अब ये जो मैंने पेन खरीदा है ये किसके लिए खरीदा है, फॉर यू, आपके लिए. सो हेयर यू इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So when the word after the verb answers the question what or whom, it is our direct object. And if it will answer the question to what, to whom, or for what, for whom, then it is our indirect object. When finding the indirect object, find the direct object first, then ask yourself to what or whom. तो अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो उसके लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि वो चीज़ किसके लिए की गई है. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिटवीन, देखेंगे बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिटवीन द एक्शन वर्ब एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी वो किस किस के बीच में आएगी, मेन वर्ब के और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आएगी. तो लुक एट द एग्जाम्पल फॉर दिस. A verb can only have an indirect object if it has a direct object. यानी कि वो verb जिसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी उसी की ही हमें क्या मिलेगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगी. So action verb that also have indirect objects are still transitive because they have a direct object. अब इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें. Charles gave Amanda flowers.
अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? चार्ल्स। चार्ल्स ने काम क्या किया? कुछ दिया, ही गेव। तो आवर मेन वर्ब इज गेव। क्या दिया? व्हाट डिड चार्ल्स गिव? ही गेव फ्लावर्स। तो दिस इज जो हमने कहा था कि जो व्हाट को आंसर करेगा, व्हाट डिड ही गिव? ही गिव्स फ्लावर। तो फ्लावर हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बताएगा हमें, किसे या किसके लिए। तो चार्ल्स गेव फ्लावर्स टू whom? टू whom? टू whom मतलब किसे? तो चार्ल्स ने जो फ्लावर्स हैं वो किसे दिए? अमांडा को। सो अमांडा इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोबारा देखेंगे इसी को। इसमें हमारा एक्शन वर्ब क्या है बेटा? दैट इज गेव। चार्ल्स ने काम क्या किया? ही गेव समथिंग। व्हाट डिड ही गिव? ही गेव फ्लावर। जो व्हाट को आंसर करेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमने कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आंसर करेगा? ईदर टू whom या फॉर whom। तो जब टू whom है, किसको दिए? अमांडा को। सो अमांडा इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द intransitive verb. An intransitive verb is an action verb that does not have a direct or indirect object. Of course हमने बोला है कि जिसमें मेन वर्ब होगी और अगर उसका रिसीवर व्हाट या whom को आंसर करेगा देन इट विल बी आवर ट्रांजिटिव वर्ब। तो जिसमें व्हाट और whom को आंसर नहीं करेगा वो क्या बन जाएगा हमारा? intransitive verb. Only action verb with no direct or indirect object are considered intransitive verb. तो ये रूल भी किसके ऊपर अप्लाई होता है? ओनली मेन वर्ब पर, ओनली एक्शन वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब पर इट विल नॉट बी अप्लाइड। इफ देयर इज एन एडवर्ब, अब देखो कैसे हमें डिफरेंस पता चलेगा। इफ देयर इज एन एडवर्ब, अ वर्ड, एडवर्ब क्या होता है? जो हमें बताता है काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ। क्या हुआ ये नहीं बताएगा। क्या हुआ को जो आंसर करेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर वर्ब के बाद वाले वर्ड हमें आंसर कर रहे हैं वेयर का, व्हेन का, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट यानी कितना हुआ, देन इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब कि वहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द आंसर टू द वर्ड्स और द क्वेश्चन व्हाट और whom, क्योंकि हमें व्हाट और whom का आंसर नहीं मिल रहा। हमें किन किन चीज़ों का आंसर मिल रहा है? हमें वेयर का आंसर मिल रहा है, व्हेन का मिल रहा है, हाउ का मिल रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट। वी आर गेटिंग आंसर टू दीज क्वेश्चंस बट वी आर नॉट गेटिंग द आंसर टू व्हाट एंड whom. So it means we are not having the object there, and if the verb is not having an object, it means it is an intransitive verb. Look at the example. Some people drive carelessly. Here our object is people, our subject is people. Now what the people are doing? People काम क्या कर रहे हैं? Drive. तो drive is our main verb. What the people are driving, क्या इसमें बताया है कि people क्या ड्राइव कर रहे हैं? हमने क्या किया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो what या whom को आंसर करेगा। तो क्या इसमें बताया है कि जो some people है वो क्या ड्राइव कर रहे हैं? नहीं बताया। क्या इसमें बताया है कि some people किसको ड्राइव कर रहे हैं? नहीं बताया। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन वर्ब के बाद कोई वर्ड लिखा है, दैट इज़ केयरलेसली। केयरलेसली हमें क्या बता रहा है? कुछ लोग केयरलेसली ड्राइव करते हैं। तो ये हमें बता रहा है हाउ, कैसे ड्राइव करते हैं। इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ, इट इज़ नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट और whom. So because it is not answering the question what or whom, it means it is not an object. And that is why the drive here is an intransitive verb. Since this sentence does not have a direct object, the verb is intransitive. क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि काम कैसे हुआ,
काम किस पर हुआ वो नहीं बताया, एक्शन कहाँ हमारा जो है ट्रांसफ़र हुआ है, दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड और टोल्ड इन दिस सेंटेंस. दैट इज़ वाई दिस सेंटेंस और दिस मेन वर्ब ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ intransitive verb, not the transitive verb. अब यहीं पर सपोज मैं लिख देती some people drive cars. अब some people हमारा सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव हमारी मेन वर्ब हो गई. और क्या ड्राइव कर रहे हैं, क्या अब इस सेंटेंस में दिख रहा है आपको कहीं पे क्या ड्राइव कर रहे हैं, सोचो. इट इज़ कार्स. वो क्या ड्राइव कर रहे हैं, वो कार्स ड्राइव कर रहे हैं. So because it is answering the question what, तो now the drive is a transitive verb. अब ये drive क्या बन गया, अब ये एक transitive verb बन गया. लेकिन अगर मैं ये हटाकर यहाँ पर carelessly लिखती हूँ तो now it is an intransitive verb because it is not answering the question what or whom. So students, I hope कि आपको concept transitive और intransitive verb का clear हो गया होगा. Now this is our practice time. There is a worksheet for you. What you have to do, a sentence is given. You have to underline the verb. ध्यान से सुनेंगे. You have to do this in your notebook. Okay? You have to underline the verb in each sentence and then you have to tell whether it is transitive or intransitive. One example is already done for you. Let's see to it. Liam kicked the ball. Now here our subject is Liam. What the Liam has done? Liam ने क्या किया, कुछ किक किया. अब आप यहाँ से द बॉल कट कर दो. इसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या किक किया. आपने अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करना है एक्शन वर्ड को डाल के, क्या किक किया. इफ इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट, क्या इसने बताया है क्या किक किया. यस, इट इज़ बॉल. तो इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट इज़ हैविंग एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. इट इज़ रेनिंग हैविली. इट इज़ आवर सब्जेक्ट और हमारा वर्ब क्या हो गया, एक्शन क्या हो रहा है, रेन हो रही है. क्या रेन हो रही है, कभी हम बोलते हैं ऐसी बात, क्या रेन हो रही है, किसे रेन हो रही है. नो, तो इट इज़ नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्ट. कैसे बारिश हो रही है वो बताया है, हैविली. इट इज़ रेनिंग हैविली. सो बिकॉज दिस सेंटेंस is not having an object, this verb is not having an object, that is why raining is an intransitive verb. तो अब आपने हर सेंटेंस में क्या करना है, देखो एग्जाम्पल में नहीं है पर वो आपने करना है. यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन द मेन वर्ब. अब जैसे इसमें मेन वर्ब क्या है, किक्ड. सेकेंड सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, रेनिंग. ऐसे ही आपने इन सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है एंड देन यू हैव टू टिक if it is transitive or intransitive. So students, here our class is over. I hope that the concept of transitive and intransitive verb, direct and indirect object is clear to you all. We'll continue the chapter in our next video in which we'll start our chapter 5 of our English practice book DAV class 7th. Till then, all of you take care and have a good day.